मेरा नाम सचिन है, सचिन फले। और मेरे साथ आज हमारे सीरीज में जुड़े हुए हैं इमरान खान जी। इमरान खान जी रामनगर उत्तराखंड के रहने वाले हैं। अगर इनका मैं परिचय दूं तो इन्होंने वाइल्ड लाइफ साइंसेस में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पीएचडी की हुई है। और ये जो वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इन रामनगर। रामनगर में जिन लोगों ने वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की शुरुआत की थी, ये उन लोगों में से एक है। मतलब प्रथम लोगों में से एक कहा जा सकता है इनको। सबसे बेस्ट बात इमरान जी के बारे में यह है कि ना कि सिर्फ इनके पास एकेडमिक नॉलेज है, जो थियोरेटिकल, जिसे हम लोग थियरी कहते हैं, ना कि सिर्फ एकेडमिक नॉलेज है, बल्कि काफी जमीनी काम भी इन्होंने वहां पर किया हुआ है। नेचर टूरिज्म जैसा होना चाहिए वैसा उन्होंने उसको प्रमोट किया हुआ है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इन्होंने कभी भी पर्यावरण और नेचर के साथ कभी खिलवाड़ नहीं किया। उसको हमेशा प्रिजर्व करने की, उसको हमेशा बनाए रखने की कोशिश की हुई। और अपने सिद्धांतों के साथ और अपने उसूलों के साथ इन्होंने कभी भी किसी भी तरह का समझौता नहीं किया है। हमें बड़ी खुशी है कि एक बार आई वाज फॉर्चुनेट एक्चुअली टू स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम विथ हिम पर्सनली। एंड काफी सारी जंगल के बारे में चटपटी बातें उनसे हमने जानी, जो काफी रोचक थी। आज के दौर में एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, हमारी इकोलॉजी को बचाना, हमारे जंगलों को बचाना, हमारे वाइल्ड लाइफ को बचाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और उसी दिशा में प्रयत्न करते हुए आज हम लोग बात करेंगे इमरान जी के साथ। थैंक यू टू यू इमरान जी। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन साहब। और मेरे लिए बड़े गर्व का के मोमेंट्स हैं कि आपके साथ मैं बात कर रहा हूं और अपने दिल में जो मेरी चीजें हैं उसको मैं और जनता के साथ शेयर करूं, जनता जनार्दन के साथ। ये बहुत जरूरी है। अभी हमने ये जो पेंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, तो जगह जगह पता चला कि सड़कों पर हाथी आ गए, सांबर घूम रहे हैं हरिद्वार में। और स्पॉटेड सिविट कैट जो बहुत दिनों के बाद दिखाई दी थी, वो कोची में दिखाई दी मेन रोड के ऊपर। और ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, भारत की बात नहीं है, बहुत सारे और देशों में ये सब कुछ हुआ। कहीं सील्स आ गई, कहीं पर बहुत सारी चिड़ियां आ गई, कहीं पर मतलब वो एक बड़ा, जैसे कहते हैं ना, नेचर अपने आप को घुटन सी महसूस कर रहा था। और जैसे ही मनुष्य ने अपने कदम थामे या उसको थमाया गया, उसको जबरदस्ती कहा गया कि तुम घर में बैठो, तो जो जानवर थे, जो नेचर थी, उसको अपने आप को रीबैलेंस करने का मौका मिला। और बहुत तेजी के साथ जो है वो सब तरफ पता चला कि हर जगह से वीडियो आ रहे थे। इस पूरे लॉकडाउन में सबसे ज्यादा मैंने वीडियो वही देखे हैं जिन चीजों को मैं वैसे नहीं देख पाया था। मैं वैसे देख रहा था कि सड़कों पे घूम रहे हैं और चीजें हो रही हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगा। मेरा घर तो खुद जंगल के किनारे है, बड़ा मैं खुशकिस्मत हूँ। और आप आ चुके हैं, आपने देखा है। यहाँ पर जब बिल्कुल मूवमेंट खत्म हो गया, तो शाम को छोटे बच्चे हमारे मोहल्ले के थे, वो खेला करते थे। तो वो स्पॉटेड डियर जो थे, वो जो एक तरह से ऑडियंस होता है ना, बच्चों को खेलता हुआ देख रहे थे वो जंगल से। और हम देख रहे थे कि वो 50-60 स्पॉटेड डियर और कुछ सांबर जो हैं वो बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। और जैसे ही बच्चों को मैंने मना किया, मैंने कहा भाई अब देखो, अब इनका टाइम हो गया, तो वो सब के सब नीचे ग्रासलैंड की तरफ आ गए। और एक अजीब सा, मतलब बड़ा दिल को बड़ी शांति सी हुई कि ये सब कुछ हो रहा है। सुंदर दृश्य रहेगा वो, बहुत ही सुंदर दृश्य रहेगा। इस बीच में मैंने अपनी एक फेसबुक पे पोस्ट डाली थी कि देखिए, ये लॉकडाउन से इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कम हो गया, गुड़गांव में लोगों को सप्तऋषि दिखना शुरू हो गया, सहारनपुर से हिमालयस दिखना शुरू हो गए, और आपके पटियाला से या कहाँ वहाँ पे पंजाब में कहीं से जो है हिमालयन रेंजेस दिखाई देना शुरू हो गई। तो ये सब कितना, और ये जो हम बोल रहे हैं, जो ये पेंडेमिक है, ये जो कोरोना कोविड-19 है, ये भी कहीं ना कहीं नेचर ने हमारे ऊपर एक छोटी सी मार की है। हमको जगाया है, जो हम सो रहे थे अभी तक अपने उसमें। और ये सब कुछ हो रहा है, बड़ी अच्छी बात ये। लेकिन इसके बावजूद हमको बीच बीच में खबरें ये भी दिखाई दी कि क्योंकि सरकार को लोगों को रोजगार देना है, देश का विकास करना है। अब देश का विकास करने के लिए और रोजगार देने के लिए ये थोड़े बहुत जंगल हमारे पास बचे हुए हैं, जो कि नेचुरली इवॉल्व हैं, जो प्रकृति ने लगाए हैं। जो जंगल इंसान, मनुष्य की सारी साइंटिफिक नॉलेज लगाने के बाद भी कोई संस्था इस दुनिया में, इस विश्व में ऐसी नहीं है जो कि जंगल जो कि प्रकृति ने लगाए थे उस तरह का कॉम्बिनेशन लगा सके। मैं सिर्फ आपको कोविड से बात करता हूँ कि यहाँ पे साल का जंगल है,
और साल को आप किसी भी नर्सरी में लगाएं, साल को नर्सरी में आप लगा नहीं सकते, बहुत ही मेहनत का काम है। अच्छा कभी तो अच्छा। दिखेगा कुछ हरा हो गया, कुछ दिनों बाद पता चला गया वो मर गया, फिर कुछ दिनों बाद फिर हरा हो गया, फिर मर गया। मतलब साल को आप किसी नर्सरी में देखेंगे नहीं। आप साल का पेड़ खरीदने जाइए, कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा। बहुत कहीं बड़ी मेहनत करी होगी, टेम्परेचर कंट्रोल किया होगा, सब कुछ किया होगा, तो कहीं कहीं मिले। जो जंगल साल के नेचुरली इवॉल्व हैं, जो कि प्रकृति ने लगाए। जंगल दो तरह के होते हैं। एक तो जी। जंगल वो है जो प्राकृतिक जंगल है, जिनको हम कहते हैं नेचुरल बायोडाइवर्स फॉरेस्ट, और ओके। एक जंगल है जो कि मनुष्य लगाता है, चाहे वो रेलवे ट्रैक के अलोंग लगाए, चाहे वो रोड्स के साइड में लगाए, चाहे वेस्टलैंड को डेवलपमेंट करें, चाहे हम ऑर्चर्ड्स और गार्डन्स लगाते हैं। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जी। एक बार अगर प्राकृतिक जंगल खत्म हो गया कहीं पर भी, तो हम्म। वो दोबारा नहीं लगाया जा सकता, चाहे उसके अंदर आप करोड़ों रुपया खर्च करके आप कितने ही पेड़ लगा लीजिए। जी। ये पेड़ लगाने का जो है, ये एक, आप तो कल्पतरू से काफी वाकिफ हैं। हम लोग जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मल्होत्रा जी की उसमें जो ये छोटी संस्था है, इसके पीछे ये नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ा जंगल लगा पाएंगे या नेचुरली इवॉल्व्ड बायोडाइवर्स फॉरेस्ट लगा देंगे, बस ये एक सिंबॉलिक है कि हर मनुष्य का ये फर्ज है कि वो पेड़ लगाए और पेड़ को बड़ा करे। पेड़ लगाना जो है वो एक तरह से फैशन हो गया है। कहीं नेताजी जाते हैं, कहीं डीएम साहब जाते हैं, कहीं जाते हैं। उसके बाद वो पेड़ की क्या हालत हुई, क्या नहीं हुई, कोई पूछता नहीं है। उसमें कितना पैसा खर्च हो गया, कितने। अब हम देख रहे हैं कि हमने किया है वो एक सिंबॉलिक जेस्चर है कि पेड़ को 4 साल तक उसकी देखभाल करना है। जिस तरह बच्चा बिल्कुल। पैदा होता है, जी, बिल्कुल बच्चे का करना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन बिल्कुल। बच्चे को एक तहजीब और तरबियत दे के बड़ा करना, उसको इस काबिल कर देना कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, ये जी। एक बहुत होता है। तो पेड़ के साथ भी बिल्कुल यही है। पेड़ लगाना तो फैशन हो गया, लेकिन पेड़ को बड़ा करना लोग भूल जाते हैं, और वो इस तरह से हमारे जंगल खत्म होते चले जा रहे हैं। जी। हाँ, ये जरूर है कि अगर वो फलदार वृक्ष है, कोई आम लीची का बाग लगा रहा है, तो बड़ी देखभाल करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उससे उसका वो लगाया। लेकिन अगर कोई और जंगल लगाने की बात हो, रेलवे ट्रैक की तरफ या कहीं और पर, तो उसकी कोई देखभाल नहीं होती है। जो पेड़ बच जाते हैं वो अपनी ताकत पे बच जाते हैं। एनीवेज, ये सब बात हुई। मैं हमेशा से बात करता आया हूँ कि इकोनॉमिक्स और फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हम हर चीज, जैसे जी। हम कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाते हैं, उसके अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, जो भी डेवलपमेंट होगा, उसकी हमको वैल्यू पता होती है। 1 स्क्वायर फीट इतने रुपए की मिलेगी, ये होगा वो होगा। लेकिन इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट जो है वो हम लगा नहीं पाए। देखिए, टाइगर जी। जो है एट द टॉप ऑफ द फूड चेन है। जी। टाइगर, हम लोग ये समझते हैं कि सर्कस में भी जाके टाइगर देख लेते हैं और जंगल में भी जाके टाइगर देख लेते हैं। जी। ठीक है, अगर जंगल में टाइगर दिखता है तो बड़ा मजा आता है, लेकिन क्या टाइगर का रोल क्या है? टाइगर है क्या चीज? बहुत बढ़िया, भगवान बहुत बढ़िया। मैं नहीं है। एक एक थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा यहाँ पर। जी ये जहां तक मुझको जानकारी है, जब मेरी आपके साथ बात हुई थी, तब आपने मुझको ये बताया था कि जो जो इकोसिस्टम है उसमें जो हाईएस्ट प्रेडेटर होता है, उसकी जब नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, व्हेन व्हेन ही हैज अ हेल्दी नंबर, योर इकोसिस्टम इज हेल्दी, इफ आई एम बिल्कुल। नॉट रॉन्ग। क्या आप शायद उसी बारे में बात कर रहे हैं ना? पहले मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मतलब जी। ये जी। इस वक्त जो हमारा ये टॉपिक होना चाहिए, ज्यादातर ये इस पे होना चाहिए कि हम नेचर कंजर्वेशन को इकोनॉमिक्स से जरा जोड़ दें, ताकि, हम्म। जो मैं बता रहा था कि लॉकडाउन में नदियां साफ हो गई, पहाड़ दिखना शुरू हो गए, जी। आदमी सामने आ गए, लेकिन साथ साथ ये भी लगा कि सरकारों ने, जैसे देहिंग पाटकाई में साहब एक बहुत बड़ा माइनिंग का प्रोजेक्ट हो गया, दिबांग वैली में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है वो एक सुप्रीम संस्था है वाइल्ड लाइफ को लेके, हम्म। उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। वो बोर्ड कभी मिल नहीं पा रहा है। सरकारें बेचारी परेशान हैं किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए। तो डेवलपमेंट करने के लिए ये जो बाकी का जो ये 5 से 6% हमारे जोग्राफिकल एरिया का जो नेचुरल फॉरेस्ट में है, जी। जिनको आज हम नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या टाइगर रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जानते हैं, हम्म। सबकी आंखें उसी तरफ जाती हैं। कोई भी डेवलपमेंट होता है उसी के थ्रू होना चाहिए, वहीं पर हो। नदियां हम्म। भी वहीं से चल रही हैं, और नदियों पे बांध बनाना है तो उसको बांध बनाने के लिए कितने पेड़ कटेंगे, कोई हाईवे बनाना है तो कितने पेड़ कटेंगे। तो बात ये हम्म। है, जो नेचुरली इवॉल्व्ड बायोडाइवर्स फॉरेस्ट, जैसे मैंने कहा कि अगर वो एक मर्तबा कट गया या वो गिरा दिया गया, तो वो दोबारा से कभी जिंदगी में लग नहीं सकता है। टाइगर जब तक नेचर में है बहुत अच्छा है, लेकिन जिस दिन उसको हमने नेचर से, वो फंस कीजिए वो मैनीटर बन गया, उसको पकड़ लिया और दोबारा से छोड़ने की कोशिश की, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा।
जो टाइगर ओ आज की तारीख ओ में, हाँ, आज की तारीख में भारत में लगभग 75% टाइगर हैं, 75% टाइगर पूरी दुनिया के जो हैं वो भारत में हैं। ये भारत की एक जी बड़ी जी खास बात है कि इतनी पॉपुलेशन होने के बाद और इतने मसले होने के बाद भी आज हमने टाइगर बचाया। जो ये लास्ट रिपोर्ट थी इसमें 2900 प्लस टाइगर्स आए हैं। ये ओ बड़ी फिगर है और बड़ा पॉजिटिव चीज है। लेकिन अगर देखें तो कैप्टिविटी में शायद इससे ज्यादा टाइगर है। कैप्टिविटी में इसके 4 5 6 गुना ज्यादा, 10 ज्यादा टाइगर होंगे। लेकिन वो जो टाइगर्स हैं वो अपना जो इकोलॉजिकल रोल है, जो वो जंगल में रह के जो जो प्ले करते हैं, वो जी नहीं प्ले करते हैं। वो तो खाली एक तरह से सर्कस के या जू के जानवर हैं, लोग देखें चल एंटरटेनमेंट की तरह हो गया वो। एंटरटेनमेंट की तरह हो गया। लेकिन जो इकोलॉजिकल रोल है टाइगर का, वो हाँ अपने अपने जो उसके वास स्थान है जहां पर वो इवॉल्व हुआ है, जिसको नेचर ने इवॉल्व किया। और हम्म, टाइगर का इवोल्यूशन या जंगलों का इवोल्यूशन हमारे इवोल्यूशन से बहुत बहुत साल पहले है। और अगर यस ये सब बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती तो आज से 2400 साल पहले महाभारत में उदयपर्याग करके एक चैप्टर है जहां पे बड़ा साफ साफ लिखा है कि उन जंगलों को मत काटो जिसमें टाइगर है, और टाइगरों को जंगलों से मत भगाओ, क्योंकि अगर टाइगर खत्म हो गया तो जंगल खत्म हो जाएगा, और जंगल खत्म हो जाएगा तो टाइगर खत्म हो जाएगा। और इसको अब आप मनुष्यता से जोड़ लीजिए। जी लोग जो टूरिस्ट हैं आ रहे हैं, यकीनन उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, एक इकोनॉमिक वैल्यू है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि टाइगर का क्या रोल है अपने इकोसिस्टम में, उसको समझने की बहुत जरूरत है। जी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट ये है कि देखें आप कि टाइगर जब अपने नेचुरल फॉरेस्ट में रहता है एज ए टॉप प्रीडेटर, तो अच्छा वो पूरे इकोसिस्टम को गवर्न करता है ना। वो जो पूरा इकोसिस्टम है उसका मनुष्यता से अगर आप उसको अगर आप मिलान करें, जी तो जो ऑक्सीजन आती है, जो किसी भी देश ने, किसी भी सरकार ने ऑक्सीजन बनाने की मशीन नहीं है जो कि पूरी मनुष्यता को, उस देश के लोगों को ऑक्सीजन दे सके। ये बिल्कुल सारी की सारी ऑक्सीजन जो है ये हमको पेड़ों से मिलती है, राइट। यस और पेड़ों से मिलती है। इस पेड़ों से जो मिलती है इसका एक बड़ा प्रोसेस है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जितने भी जीवित जानवर हैं इंक्लूडिंग मनुष्य, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं फूड के लिए, खाने के लिए। केवल यस प्लांट, जिसको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं इकोसिस्टम में, जब हम पिरामिड बनाते हैं तो ऑटोट्रॉफ जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको भगवान ने ये शक्ति दी है कि वो अपना खाना अपने आप बना सकते हैं। वो किसी पे ओके डिपेंड नहीं है खाना बनाने के लिए। यस जो यस खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। हमने क्लास यस 5th 7th में सब पढ़ा है पूरा। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो ग्रीन पिगमेंट होता है लीव्स के अंदर, इसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, उसका ऑक्सीजन और उससे सनलाइट से जब मिश्रण होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फ्यूल का काम करता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। जी तो ये प्राकृतिक जंगल हैं, इनकी जो ऑक्सीजन देने की क्षमता है ये लगभग 750 गुना ज्यादा है उन पेड़ों से जो पेड़ हम रेलवे के साइड में या बगीचा लगाते हैं आम लीची का, या हम कुछ और करते हैं। और जो इनकी कार्बन को सोखने की क्षमता है, कार्बन क्या है? कार्बन वो है जो हम गाड़ी चलाते हैं उसका जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, या हम एयर कंडीशन कर रहे हैं, या हम अपनी जो लग्जरी के जो आइटम्स कर रहे हैं, या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें जो कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है उस कार्बन को सोख करने की कोई सरकार ने मशीन नहीं बनाई है, कोई चीज नहीं। सब ये पेड़, जो ये हरे पत्ते हैं, जो पेड़ हैं, जी ये उसको सोख रहे हैं। तो जो सोखने की क्षमता है कार्बन की इन जंगलों की, जो ये प्राकृतिक जंगल की बात कर रहा हूं मैं, लगभग 450 गुना ज्यादा है। 750 गुना ऑक्सीजन देने की क्षमता है और 450 गुना जो है वो कार्बन को सोखने की क्षमता है, एज कंपेयर टू द प्लांट जो हम लोग लगाते हैं बगीचा या रेलवे ट्रैक पे या कहीं पर पेड़ ओ लगाते ओ हैं। जी। सो मतलब जो एक नेचुरली ग्रो हुआ पेड़ है उसकी क्षमता कई गुना ज्यादा है जो हम लोग बो रहे हैं उससे। अब आप देखिए कॉर्बेट के परिवेश में, देखिए कॉर्बेट का जंगल है, कॉर्बेट में मैदान भी हैं, थोड़े लो स्लोप्स भी हैं, थोड़े मिडिल टाइप के स्लोप्स हैं, थोड़े हाई स्लोप्स हैं। अब साल जो है वो जंगल का राजा है। सारे जगह साल दिखाई देगा आपको, प्लेन्स में भी दिखाई देगा, रिवर बेड्स के पास भी दिखाई देगा, मॉडरेट स्लोप पे, प्लेटोस पे, सब जगह दिखाई देगा। जो शिवालिक का सिस्टम बता रहा हूँ मैं आपको, जो शिवालिक इकोसिस्टम है। बिल्कुल अब साल जो है वो राजा जरूर है, लेकिन वो दूसरे पेड़ों को इनकरेज करता है कि तुम मेरे साथ स्लोप पे चलो, तुम मेरे साथ उससे हाई स्लोप पे चलो, तुम मेरे साथ उससे टॉप स्लोप पे चलो। तो ये जो है ना, ये मनुष्य की सोच के बाहर है।
ये साइंस की सोच के बाहर है। कोई अगर चाहे कि हम प्राकृतिक जंगल लगा देंगे एक जंगल को नष्ट करके, क्योंकि वहां डेवलपमेंट करना है, वहां विकास करना है, वहां बांध बनाना है, वहां रेलवे ट्रैक बिछाना है, वहां से हाईवे निकालना है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगले 20-25 साल तक तो मैं नहीं देख सकता कि ये कोई चीज हो सकती है। कोई आदमी, कोई संस्था, कोई भी साइंटिफिक संस्था जो है वो प्राकृतिक जंगल दोबारा से उगा सके जो प्रकृति ने जंगल हमको लगा के दिए। और यही कारण है कि विश्व का सबसे पुराना धर्म जो है हिंदुइज्म है, और हिंदुइज्म में महाभारत में इसका 2400 साल पहले जिसका जिक्र किया हो टाइगर का, वहां पे वो सिंह का भी जिक्र कर सकते थे, यानी लाइन का। लाइन तो काफी हद तक 1970 तक लगभग लाइन हमारा क्या कहते हैं नेशनल एनिमल हुआ करता था। फिर टाइगर बना, जब से प्रोजेक्ट टाइगर बना। तो टाइगर का जिक्र 2400 साल पहले क्यों है? क्योंकि टाइगर का रोल जो है इकोसिस्टम में, या किसी भी टॉप प्रेडेटर का इकोसिस्टम में, वो पूरे इकोसिस्टम को गवर्न करता है। अब वो कैसे करता है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि आप अगर पिरामिड बनाए जंगल का, सबसे बेस पे जो है उसके डिकम्पोजर्स होते हैं, उसके ऊपर ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स हैं, और जो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना अपने आप बनाते हैं। और ये ग्रीन प्लांट्स को कंट्रोल करने के लिए भगवान ने प्राइमरी कंज्यूमर्स बनाए। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन है? जैसे कि आपके चीतल्स, बार्किंग डियर, सांबर, नीलगाय, कहीं पर गौर है, कहीं पर राइनो है, कहीं पर कुछ। उसके बाद इन प्राइमरी कंज्यूमर्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए भगवान ने सेकेंडरी कंज्यूमर्स बनाए, जैसे टाइगर है, लाइन है, लेपर्ड है, क्लाउडेड लेपर्ड, स्नो लेपर्ड है। अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग प्रेडेटर, टॉप प्रेडेटर है। जहां पे टाइगर नहीं मिल सकता है वहां पे स्नो लेपर्ड है। उसके बाद होता क्या है कि ग्रीन प्लांट्स की ग्रोथ को, उस फॉरेस्ट की कंपोजिशन को मेंटेन करने के लिए प्राइमरी कंज्यूमर्स पे कोई ब्राउज करता है, कोई ग्रेस करता है, कोई निबल करता है, कोई कैसे खाता है। इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जो इस पूरी सदी की जो सबसे बड़ी डिस्कवरी है ना, नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल इवोल्यूशन सिलेक्शन जिसे कहते हैं ना, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो डार्विन की थ्योरी है। डार्विन की थ्योरी, हाँ। अब डार्विन की थ्योरी के हिसाब से चीजें जो है परफेक्ट बैठती हैं। वो प्राइमरी कंज्यूमर्स इस फॉरेस्ट की कंपोजिशन को मेंटेन करते हैं। उन प्राइमरी कंज्यूमर्स की पॉपुलेशन को सेकेंडरी कंज्यूमर्स मेंटेन करते हैं। एक टाइगर ही डिसाइड कर सकता है कि एक चीतल के झुंड में से किस चीतल को मारना है जो सबसे कमजोर हो। यस, शिकारी से कहें अगर आप ये काम कर लो, तो वो तो उसके पास बंदूक है, वो तो गोली चला देगा, उसको जो सामने आ गया उसको मार देगा। तो वो नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा। तो नेचुरल सिलेक्शन का अगर नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से एवोल्यूशन होना है, तो वो सिर्फ टाइगर कर सकता है। और जब वो टाइगर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करके वो जो प्राइमरी कंज्यूमर की जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल फिट रहती है, और प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो फॉरेस्ट की कंपोजिशन को बिल्कुल फिट रखते हैं। ये एक, और उसकी वजह से आज हमको ये 750 गुना ऑक्सीजन या ये 450 गुना कार्बन सोखने की क्षमता जो प्राकृतिक जंगल में है, या जो जंगलों में पानी पैदा हो रहा है। सारा पानी लगभग कितना, मतलब आप पूरी वाटर साइकिल अगर पढ़े तो मैक्सिमम पानी इज कमिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट। नदियां सब कहां से निकल रही है? पूरी वाटर साइकिल अगर आप पढ़े तो अब आप देखें कि मनुष्यता के 3 सिंबल हैं। कब मनुष्यता खत्म हो जाएगी इस धरती से? जब हमारे पास पानी की किल्लत होगी, जब हम ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, जब हमारे आसपास इतना पोल्यूशन हो जाएगा कि हम सांस नहीं ले पाएंगे। ये तीनों काम कौन करता है? टाइगर एट द टॉप ऑफ द इकोसिस्टम। तो टाइगर को मैं कहता हूं कि टाइगर इज द सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी। ही इज द गार्जियन ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब हम सबका जो रखवाला है वो टाइगर है। इसी वजह से हिंदुइज्म में उसको शक्ति का प्रतीक किया गया है, और वो दुर्गा का वाहन भी है। इस्लाम में भी मनुष्य को अशरफुल मखलूकात कहा गया, यानी सारी क्रिएचर्स की सुप्रीम क्रिएचर। लेकिन वो जब तक है कि जब वो अपने आसपास के क्रिएचर की भी देखभाल करे। इस्लाम में कॉन्सेप्ट और है जिसे हम कहते हैं सिंप्लिसिटी। कोई दिखावा नहीं है। मतलब अगर हम रिलीजन से देखें, साइंस से देखें, तो ये सब बातें इस बात की तरफ करती हैं कि टाइगर का इस जंगल में रहना मनुष्यता की देखभाल करना है। अगर टाइगर जंगल से खत्म हो जाएंगे तो मनुष्यता खत्म हो जाएगी। मनुष्यता खत्म कैसे होगी? कि जब आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर आज पेंडेमिक की वजह से
हमारे पास बेड्स कम पड़ रहे हैं, पीपीई किट्स नहीं है, ऑक्सीजन की बड़ी दुश्वारी हो रही है। लेकिन जब हर आदमी को ऑक्सीजन चाहिए होगी तो घरों से लड़ाई शुरू होगी, मोहल्लों में आएगी, मोहल्लों से शहरों के बीच में होगी। यही हालत पानी का होगा, जिसे हम कहते हैं ना कि द थर्ड वर्ल्ड वॉर, वो सब इन्हीं रिसोर्सेस पे होने वाली है। यस यस, काफी पढ़ा है मैंने इसके बारे में। तो ये सब इन्हीं रिसोर्सेस पे होने वाली वॉर है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आम जनता को और जो आम पॉलिसी मेकर्स हैं या सरकारें हैं, उनका यकीनन डेवलपमेंट का आइडिया बहुत अच्छा है, मैं किसी सरकार को कोई नहीं कर रहा हूँ, और उनको डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि और तो कोई जगह बची नहीं है, बस ये थोड़े बहुत जंगल बचे हैं, इसी में से कर देते हैं। उनका सोचना ये है कि कहाँ, ये तो 600 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल है, खाली इस प्रोजेक्ट से जो है वो 60 स्क्वायर किलोमीटर खत्म होगा, और 60 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल हम कहीं और लगा देंगे। जी, एक रिसर्च है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है, कि जो नेचुरली इवॉल्व फॉरेस्ट का 1 हेक्टेयर क्षेत्र, उसकी जो इकोलॉजिकल वैल्यू है, हाँ, वो 25,000 स्क्वायर फुट स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बराबर है। ये जब स्टडी हुई थी, जो फर्स्ट सिटीजन रिपोर्ट और सेकंड सिटीजन रिपोर्ट, अगर आपने नाम सुना होगा अग्रवाल साहब की, ये स्टडी जब हुई थी जब गुड़गांव और नोएडा को एनसीआर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए थे। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 20-25 साल पहले की बात है। तो 25,000 स्क्वायर फुट स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो इकोनॉमिक वैल्यू है, वो 1 हेक्टेयर फॉरेस्ट की इकोलॉजिकल वैल्यू है। चाहे वो ऑक्सीजन की शक्ल में हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड की सिक्वेस्ट्रिंग हो, चाहे पानी का वहां पे पानी जो पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर की वजह से हो। अब इसी वजह से मैं हमेशा से लोगों से कहता हूं कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, वो कोर्स तैयार करें जिसमें कि इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ कंजर्वेशन जरूर आए। मैंने यहाँ पे कॉर्बेट है कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, तो मैं बेसिकली वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हूँ, और मैंने हार्डकोर रिसर्च की है और डिफरेंट एस्पेक्ट्स में भारतीय वन्यजीव संस्थान से मैंने किया है। पहले मैंने मास्टर्स किया वाइल्ड लाइफ साइंसेज में एएमयू से, और उसके बाद से मैं कई साल रहा भारतीय वन्यजीव संस्थान में, जहाँ पर के वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी और ह्यूमन इंटरस्पर्शन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की मैंने पढ़ाई करी। और मैं रणथंभौर में भी रहा, मैं मणिपुर में भी रहा, मैं आसाम में भी रहा, राजस्थान में भी रहा, और फाइनली मैं कोविड आ गया 1994 में, और यहाँ आके मैंने इसको अपना घर बना लिया। और मैंने कहा, मैं 86 में पहली मरतबा आया था अपने रिसर्च के दौरान कॉर्बेट में जी। तो तब से मैंने ये कहा कि देखिए, अगर हमको टाइगर बचाना है या जंगल बचाना है, आने वाले दिनों में जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो हमको फूड चाहिए होगा, जिसके लिए हमको खेत चाहिए होंगे, अनाज चाहिए होगा, तो ये जंगल ही कटने हैं। तो इन जंगलों की एक इकोनॉमिक वैल्यू होना चाहिए। कोई भी डेवलपिंग डेमोक्रेटिक कंट्री अपने इन एब्स्ट्रैक्ट रिसोर्सेस को, जो ये रिसोर्सेस हैं फॉरेस्ट या टाइगर, ये सब एब्स्ट्रैक्ट है, छुपी, इनकी वैल्यू छुपी हुई है। इनको हम बता नहीं पा रहे हैं कि एक टाइगर की क्या वैल्यू, हम बता नहीं पा रहे हैं प्राकृतिक जंगल की क्या वैल्यू है, इसलिए हम इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। जंगल को काटना बड़ा आसान काम हो गया है, और पेड़ों को काटना या टाइगर को मार देना या टाइगर का जो प्रे है उसको मार देना, क्योंकि हम उसकी वैल्यू को नहीं समझा पा रहे हैं। एब्सोल्युटली। हमारे दिल में सब ये बातें आ जाएंगी कि देखिए, ये ज्यादा जरूरी है कि ये लोग रहें, और वो कहाँ से आएगा जब हम इसकी इकोनॉमिक वैल्यू करेंगे। तो मैंने आने के बाद ये कहा कि देखिए, टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और लोग इसके बारे में जानेंगे। तो वो टूरिज्म का मैं पायनियर हूँ कॉर्बेट में, एक तरह से 1994-95 में वर्जन ऑफ टूरिज्म। और इस बीच में मैंने स्टडी की कि मैं किस तरीके से एक टाइगर की वैल्यू निकालूं। तो मैं अभी आपको, अगर आप पेन कॉपी लेके बैठेंगे, तो मैं आपको एक फिगर देता हूं कि एक टाइगर की लाइफ जो वाइल्ड में पैदा होने से लेके और उसकी डेथ तक लगभग 12 से 14 साल लाइफ होती है। कैप्टिविटी में कुछ ज्यादा होती है कि वहाँ स्पून फीडिंग होती है, आसानी से खाना मिल जाता है, लेकिन एक टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट में थोड़ी सी स्ट्रगल लाइफ होती है, और उसकी जो लाइफ स्पैन है वो अबाउट 12 से 14 साल होता है। पैदा होने से लेके और मरने तक एक टाइगर लगभग 7,000 साइटिंग्स होती है उसकी। ये 7,000 साइटिंग पिछले कई सालों के रिकॉर्ड से मैंने डिफरेंट रिजॉर्ट्स में जो गेस्ट ठहरे, मैं कई रिजॉर्ट्स में नेचुरलिस्ट भी रहा, मैनेजर भी रहा, कई रिजॉर्ट बनाए, तो ये सारी फिगर्स मैंने इकट्ठी करी कि कितनी साइटिंग हुई। तो लगभग
7,000 साइटिंग एक टाइगर की, यानी राइट फ्रॉम द डे व्हेन ही इज बोर्न एज अ स्मॉल चाइल्ड, एज अ कब, टिल ही डाइज एज एन ओल्ड एनिमल, लगभग एक टाइगर 7,000 मरतबा देखा जाता है। अब आप देखिए In इसको, in a safari. सफारी। अब Yeah. आप इसको जो लोग सफारी करने के लिए आ रहे हैं, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मुंबई से हो, दिल्ली से हो, पुणे से हो, अलग अलग शहरों से, Mhm. वो स्टार्ट होने से लेके और वापस अपने घर तक पहुंचने के लिए लगभग 13,500 रुपए खर्च होते हैं, चाहे वो ट्रेन से आए, टैक्सी करें, रिजॉर्ट में रहेंगे, एक सफारी करेंगे। मैंने एक कपल का इसमें वो लिया है एग्जाम्पल, कि एक कपल अगर आएगा, हस्बैंड वाइफ, तो लगभग 26,000 रुपए का खर्चा आएगा। 2 रात स्टे करेंगे, 1 या 2 सफारी करेंगे, ट्रेन Mhm. से आएंगे या टैक्सी से आएंगे, जैसे भी आएंगे, वो Mhm. करने के बाद तो वो जो है आ, मैं एक मिनट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फोन आ रहा है, बात कर लूं? कोई बात तो नहीं? नहीं, ना ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं अपनी बेटी को दे देता हूँ बस। हाँ जी जी, हो गया, अब नहीं। ना ना, कोई नहीं। अच्छा, अब तो लगभग 26,000 रुपए एक आदमी खर्च करता है। अब आप इस 7,000 साइटिंग्स को 26,000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब आप इसको जब करेंगे तो ये एक फिगर आएगी जिसको आप 70 रुपए का डॉलर अगर हम आज की तारीख में लेके चल रहे हैं, Mhm. एक टाइगर की वैल्यू 1.35 मिलियन डॉलर्स है। ये उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, ओनली It is 1.35 मिलियन डॉलर्स में आप देखें कि वो टाइगर it is कम से, actually coming to $2.6 million. इज इट? अच्छा, मैंने 70 किया, वो 70 से किया। आप 70, right? 7,000 साइटिंग्स इनटू 13,500 पर पर्सन करिए। Into 13,500. हाँ, Yeah, तो that comes to approximately divided by 70, right? That is 70 rupees a dollar. Yeah, yes. 1.35 million, correct. A tiger. मेरे ये स्वीडन में एक इंटरनेशनल सिंपोजियम हुआ था टाइगर के ऊपर, जहां से ये डिसाइड हुआ था कि 29 जुलाई इज द ग्लोबल टाइगर डे। तो मेरा एक पेपर था कि द रोल ऑफ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इन टाइगर कंजर्वेशन, तो ये मैंने किया Yeah. था, बड़ा लाइक किया लोगों ने, और ये कई जगह पब्लिश भी हुआ। और इसमें तो जब ये मैंने कहा कि ये इसकी वैल्यू है, ये बात है, जबकि दिस इज अबाउट आई थिंक 2009 या 10 की बात है, ठीक। जी। अब तो खैर टाइगर की वैल्यू बहुत ज्यादा हुई, क्योंकि टैरिफ्स भी बढ़ गए हैं। और Of अब course. अब Of ये course. 1.35 मिलियन डॉलर्स में आप देखें कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। टैक्सी वाला, मालिक और ड्राइवर, पेट्रोल पंप वाला जो उसको दे रहे हैं, मालिक और ड्राइवर, तो सॉरी, मालिक और जो तेल भर रहा है, फिर वो ट्रैवल करके रिजॉर्ट में आता है, रिजॉर्ट में मालिक और स्टाफ, और Of जो course. स्टाफ और जो खाना उसके लिए लाया जा रहा है मार्केट से, राशन, ड्राई राशन या वेजिटेबल्स, या वो उनको उगाने वाले। तो मतलब ये देखिए, एक टाइगर लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार भी दे रहा है, Yes. ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की जो ये जो इकोनॉमिक वैल्यू मैंने की, हालांकि ये बड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी वैल्यू है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। कोई अगर मुझसे बहुत ज्यादा सवाल करेगा तो मैं दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि हाँ। अभी हमने कोई ठोस एनालाइज नहीं किया है इसके ऊपर। लेकिन एक एक मोटी मोटी बात बता दी, ये तो उसका इकोनॉमिक रोल हो गया जी। एज एन एक्जिस्टिंग टाइगर फ्रॉम द बर्थ टिल हिज डेथ। लेकिन इस बीच में जो वो इकोलॉजिकल रोल प्ले कर रहा है, Exactly. ऑक्सीजन, कार्बन सिक्वेस्ट्रिंग, ऑक्सीजन, क्या कहते हैं, प्रोडक्शन या Correct. वाटर प्रोडक्शन, ये Correct. तो हमारे इमेजिनेशन के बाहर है, ठीक। इसको तो हम सोच ही नहीं सकते। एक एक बड़ा अच्छा मॉडल है टूरिज्म का, और मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, शायद मेरे ख्याल से आपके जरिए से शायद ये और दूर तक जाएगा, लोग इसको लाइक करें। देखिए, जो असल कॉन्सेप्ट है वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का, वो ये नहीं है कि बड़े बड़े रिजॉर्ट्स बन जाएं और उसमें लोग आएं और वहाँ पे हर तरह के नॉन Luxury वाइल्ड हो। लाइफ हो, नॉन वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज भी हो। मैं चाहता हूं कि जो टूरिस्ट आए, वो पहले तो ये सीख कर जाए, वो एज ए ही शुड कम एज टू सीक द टाइगर एंड फाइंड द जंगल। नंबर 1, टाइगर देखने आए और जंगल को देखे। टाइगर सेंट्रिक टूरिज्म नहीं होना चाहिए। उसके लिए दिल्ली में जू है, वो ज्यादा आसान है, वहां जाना, टाइगर को देख लेना। ये या आने के बाद कम से कम मैसेज लेकर जाए कि आई हैव नाउ बिकम अ टाइगर सेवियर। अब टाइगर को चाहिए आवाज, टाइगर को चाहिए जबान, टाइगर को चाहिए साथ हम लोगों का, तभी हम टाइगर को बचा पाएंगे। अदरवाइज हम तो बहुत छोटे से, मतलब अगर आप देखें तो एनवायरमेंटलिस्ट इस देश में मुश्किल से 0.1%, 2% होंगे, और आप जैसे जो कंसर्न वेल विशर्स हैं टाइगर के, वो शायद और थोड़े से होंगे। बाकी तो
किसी को पता ही नहीं है, ना किसी पॉलिटिशियन को पता है, ना किसी पॉलिसी मेकर को पता है इन सब चीजों के बारे में। हाँ, सबको अच्छा जरूर लगता है, सबको अच्छा जरूर लगता है टाइगर ये सब देखना, लेकिन व्हेन इट कम्स टू सेविंग द टाइगर, देन वो जो आदेश हैं गवर्नमेंट के या जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, आप देखें कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मिलिट्री और आपका सॉरी आर्मी, पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये तीन ऐसे वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। आर्मी को कितनी इंपॉर्टेंस मिलती है, देखिए, क्योंकि वो बॉर्डर्स पे है, हमारे बॉर्डर्स की सेवा की रक्षा कर रहे थे। पुलिस को कितनी इंपॉर्टेंस मिलती है कि हमारे वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल, इंटरनल सिक्योरिटी। या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये क्या सेव कर रहा है? ये देश के फेफड़े सेव कर रहा है, लंग्स। लेकिन इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, कोई जानता ही नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भर्तियां नहीं होती हैं अगर कोई चला जाए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वैल्यू ये है कि हर कोई उसको डरा लेता है। लोकल एमएलए, अगर लोकल एमएलए के पास जाके लोग कुछ कह दें कि साहब वो लकड़ी काटने को मना कर दिया, तो वो रेंजर और जंगल, अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था एक वीडियो वायरल हो रहा था कि कोई साहब शिकार करने चले गए मध्य प्रदेश में कहीं पर, और जो लोकल एमएलए साहब हैं वो उस रेंजर को इतनी बदतमीजी से डांट रहे हैं, बाकायदा वायरल हो रहा है कि तेरे खिलाफ बड़ी शिकायत आ रही है, मैं तुझे नाप दूंगा और ये कर दूंगा। तो बेचारे के पास कोई नहीं है, उस बेचारे के पास कोई पावर ही नहीं है। और अगर आप देखें तो फॉरेस्ट सर्विसेज में जो लोग आईएफएस बनते हैं वो साइंस ग्रेजुएट्स होते हैं खाली। आईएएस में तो आर्ट ग्रेजुएट भी हो सकते हैं। हाँ, कोई भी हो सकता है, ऑल यू नीड इज अ ग्रेजुएशन, बट इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में ओनली साइंस ग्रेजुएट्स, और साइंस में भी सिर्फ ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है जो कि साइंस में कंसीडर की जाती है। वहां पर ये हिस्ट्री या इंग्लिश या हिंदी या उर्दू लेके कोई आदमी नहीं, वो बेसिकली हैज टू बी बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, उस तरह के लोग ही। तो वो लोग जो हैं वो लोग हमारे डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज जो है, ये हमेशा से एक बहुत ही, क्या कहते हैं ना, वो डॉग इन द मैंजर, ये मिनिस्ट्री को हमेशा सब लोग, जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है या सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं क्लियरेंस में बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि साहब ये कांग्रेस के जमाने में तो ये मिनिस्ट्री बड़ी पावरफुल थी। आज सब जगह सरकारें भी एक सी हैं, एक ही सोच है, तो ये मिनिस्ट्री की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब आप दिबांग वैली में आप डैम बनाएंगे या दिहिंग पाकपाई में अकेला रेन फॉरेस्ट है पूरे देश का, अब उसको अगर हम माइनिंग के लिए या उसके जो करने के लिए खोल देंगे, ऑयल फील्ड्स हैं वहां पर, इंडियन ऑयल की या ओएनजीसी की, तो ये बड़ा मतलब वहां पे एक बड़ा ही क्या कहते हैं, मैं भी देख कर आया था अभी कुछ दिन पहले, व्हाइट विंग वुड डक है, विच इज आसाम की नेशनल बर्ड है। वो वहां सिर्फ वहीं मिलती है, कहीं मिलती नहीं है। तो मतलब ये मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि अगर हम ये इकोनॉमिक वैल्यू इन प्राकृतिक फॉरेस्ट की या टाइगर की या उसके, अगर ये दर्शा पाए, लोगों को बता पाए कि ये हमारे लिए कितनी जरूरी है, और इसको हम रिलीजन से भी जोड़ें, क्योंकि आज की तारीख में रिलीजन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो रिलीजन तो हमसे यही कहता है कि इन सबको बचाओ, वो बिल्कुल कहाँ कहता है करें। तो हम रिलीजन को लेके कम से कम महाभारत की उस बात को तो रखें कि जो 2400 साल पहले जो चीज कही गई थी उसकी कुछ तो वैल्यू होगी आज। बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं जिसको दर्शाने की बहुत जरूरत है। और मैं हमेशा जिससे भी फॉरेस्ट ऑफिसर से मिलता हूँ, और मैं सिल्वीकल्चर वालों से भी मिलता हूँ, मैं एफआरआई में भी था, मैं कहता था कि आप इसकी इकोनॉमिक वैल्यू निकालना शुरू कीजिए। आज आपने ही मुझे भेजा था सुबह के वो एक पेड़ की कितनी ऑक्सीजन क्षमता होती है, क्या होता है, इसलिए तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि जो ध्वनि प्रदूषण है वो पेड़ जो है 2.5-3% बिल्कुल कम कर देता है। वॉइस पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन, और जो आपका वो है टेम्परेचर डिफरेंस है पेड़ के नीचे, और ये तो सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च हो गई हैं। लेकिन जो उसकी वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म्स ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, अलग अलग स्पीशीज की अलग अलग है। तभी तो फाइकस को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है, उसके लीफ का शेप ऐसा है जिसकी वजह से वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस बड़ी इफेक्ट काम करती है। फाइकस के बहुत सारे पेड़ हिंदू रिलीजन के अंदर वो बहुत उनको पूजा जाता है, जैसे पीपल है, बाद में देर जो बरगद का पेड़ होता है, तो उनकी तो पूजा की जाती है। और वो देखिए वो पेड़ उगते कैसे हैं, वो कोई आप पेड़, वो तो उनका एरियल डिस्पर्सल होता है, वो किसी और पेड़ का सहारा लेते हैं, वो पैरासिटिक प्लांट्स हैं उनको कहते हैं, किसी और पेड़ का सहारा लेके आहिस्ता 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 वो उस पेड़ पे कब्जा कर लेते हैं,
उस पेड़ को भी फायदा होता रहता है और उस फाइकस को भी ग्रो करता रहता है। आखिर में आने के बाद वो पेड़ फाइकस के चारों तरफ से घिर जाता है, वो मर भी जाता है, लेकिन फाइकस अपने आप को वहां एस्टेब्लिश कर लेता है। इस्टेब्लिश तो कर वो देता। जी, जी। तो ये एक मतलब इसमें तो कोई आदमी को रोल प्ले नहीं कर रहा है, वो नेचर अपने आप ही रोल प्ले कर रही है। वो सीड्स यस। कहाँ से आए, किसी पेड़ पे पड़े, कंजू का पेड़ है, कंजू के पेड़ पे फाइकस के आके पड़े, एक पेड़ के अंदर आपको दिखाई देगा हरी पत्तियां दूसरे किस्म की निकल रही हैं, और फिर आहिस्ता 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 होके वो पेड़ पूरा बन जाता है। वो जो टार्जन स्विंग्स, जो उसकी एरियल रूट्स हैं, वो निकलना शुरू होती है पेड़। इसी वजह से इन सबको महत्व दिया गया है धर्म के अंदर भी, कि जो बिल्कुल। चीज इतनी इतनी मुश्किल से पैदा होके और फिर अपने आप को एस्टेब्लिश कर ले, वही तो भगवान हो गई फिर। यस। अच्छा, अब एक बड़ा ह्यूबर्ट रीव्स करके एक एस्ट्रोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था आज से कई साल पहले कि मैन इज सच एन इंसेन स्पीशीज दैट ही वर्शिप्स एन इनविजिबल गॉड एंड डिस्ट्रॉयज द विजिबल नेचर, या unaware that the nature which he is destroying is the God which he is worshipping. या इंसान एक बेवकूफ जानवर है, उसको इस बात वो छुपे हुए भगवान की तो पूजा कर रहा है, लेकिन बिल्कुल। सामने प्रकृति को नष्ट कर रहा है, बगैर ये जाने कि वही प्रकृति तो भगवान है जिसको वो नष्ट कर रहा है। एक्चुअली एक्चुअली जो आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, मोस्ट ऑफ देम यू नो, बहुत सारी प्रैक्टिसेस एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के ऊपर फोकस्ड है, आपने आपको नेचर के साथ कनेक्ट करने के ऊपर फोकस है। अभी आपने शायद सदगुरु जग्गी वासुदेव जी के बारे में सुना होगा, है ना? ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट बायोस्फीयर एंड हाउ यू नो इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ बायोस्फीयर यू नो एक दूसरे के साथ कैसे कोऑपरेट करते हैं, और वो हमेशा वो भी यही बातें करते रहते हैं। बिल्कुल, उनका बड़ा एक जबरदस्त उन्होंने कैंपेन किया था रिवर्स ऑफ द कंट्री के ऊपर लेके, वो कई जगह घूमे वो, और उन्होंने बताया कि देखिए यस, रैली फॉर रिवर्स। यस, हमारे नाले बन चुके हैं, सूख जाते हैं, या कभी नहीं सूखे थे। मतलब हम अपने अपने फादर या ग्रैंडफादर से पूछेंगे तो जो जो रोटी उनको मिला करती थी वो सुबह बना के ले जाते थे, और जब वो शाम में खाते थे तो वो मुलायम होती थी। जी। आज ये जेनेटिक जो साइंस है उसने मतलब ये देखें आप कि हम जितना नेचर से दूर होते चले जाएंगे उतना हम मनुष्यता से दूर होते चले जाएंगे, ये एक बेसिक फैक्ट है। और इस पेंडेमिक में ये बात बिल्कुल साबित हो गई कि नेचर ने अपने आप को रिबैलेंस करना शुरू करा, और मनुष्य, मैं तो ये कहता हूं कि ये जो लॉकडाउन है ये सैटरडे संडे का ये पूरी जिंदगी रहना चाहिए। देखिए जो लाइफ जीने का जो तरीका है, जो इस्लाम के बारे में एक बड़ी अच्छी चीज है जो कि मैं बहुत अच्छी मानता हूँ, जी। वो कहते हैं दिखावा कुछ नहीं है, सिंप्लिसिटी। यस। मुझे क्यों चाहिए कि मेरा एक घर बंबई में हो, एक घर दिल्ली में हो, एक घर कहीं और? भारत का संविधान आपको घर देने की बात करता है, ये थोड़ी है कि 3 घर देने की बात करेगा। बिल्कुल। हम अपनी लाइफ सिंपल क्यों नहीं जी सकते? ये तो एक होड़ लगी है कि मेरे वो बड़ी कार होना चाहिए तभी मुझे मेरा स्टेटस सिंबल है। छोटी कार आती है खबरें कि सर वहां के प्राइम मिनिस्टर जो है वो साइकिल पे गए, जाके वहां से जाके शॉपिंग करके वापस आ गए। यस। ओलफ पामे का जब उनको मारा गया, जब शहीद हुए थे, तो वो एक पिक्चर हॉल में अपनी वाइफ के साथ पिक्चर देखने चले गए थे। नो सिक्योरिटी आउटसाइड। मतलब जो 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 यूरोपियन कंट्रीज हैं जो हमसे ज्यादा डेवलप्ड हैं, वहां इतना दिखावा नहीं है, हमारे अंदर इतना दिखावा पता नहीं क्यों है, जबकि हमारा हमारा धर्म तो उनसे धर्म से बहुत बहुत पुराना है। बिल्कुल। बिल्कुल। उसके अंदर तो प्रकृति की बहुत, तो जो ये एक जो कॉन्सेप्ट ऑफ सिंप्लिसिटी, सिंपलिस्टिक लिविंग, जब तक हमारे अंदर ये नहीं है, हमें क्या चाहिए? यस। आपको मैं ये आपको क्या लगता है, ये जो कंज्यूमरिज्म जो अभी बढ़ता चला जा रहा है ना, उसका कितना इफेक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर और वाइल्ड लाइफ के ऊपर स्पेशली? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हम उससे दूर होते चले जा रहे हैं, हम अपने एनवायरनमेंट से, नेचर से, प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं इस कंज्यूमरिज्म की वजह से। और हम जो लिटरिंग कर रहे हैं, जो लिटर फेंक रहे हैं, वो बड़ा डेंजरस है, जो मतलब जो कि डिकम्पोज होने वाला नहीं है। इस तरह की चीजें हम यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। ये तो एक बिल्कुल साइड इफेक्ट है उस कंज्यूमरिज्म का। जी बिल्कुल। मैं सॉरी, जी बताइए। ना ना, गो अहेड प्लीज। जी जी, मतलब एक जो सिंपलिस्टिक लाइफ है, जो हमारा, जो हमारे ट्रेडिशंस है, जो हमारे धर्म है, जो हमारा लाइफ, वो अगर नहीं होगा और दिखावा होता रहेगा तो हम उतना ही प्रकृति के ऊपर बोझ बनाते अपने, वो क्या कहते हैं, वो करते चले जाएंगे।
मैं कॉर्बेट के रिजॉर्ट्स की बात कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ पर आया था एज ए नेचुरलिस्ट, मैंने एक रिजॉर्ट ज्वाइन किया था। हर यस, रिजॉर्ट में एक नेचुरलिस्ट हुआ करता था, हर रिजॉर्ट, मतलब उस जमाने में कम रिजॉर्ट थे लेकिन एक नेचुरलिस्ट हुआ करता था। और वो नेचुरलिस्ट जो है उसको बड़ी इज्जत से देखा जाता था, क्योंकि वो जानता था कि जंगल की आइटरी बनाना है, जंगल के बारे में क्या बनाना है। क्योंकि जो बेसिक एम हुआ करता था लोगों का, वो होता था कॉर्बेट पार्क जाने का। उनका ये यस, एम हुआ करता था कि वो यहाँ पर आके शादी करें या डांस करें पार्टी या करे या हाँ, करें या कुछ और करें। उनका ठीक है, स्विमिंग पूल एक तरह से नेसेसिटी मान सकते हैं कि भाई किसी रिजॉर्ट में आ रहे हैं, स्विमिंग पूल हो गया। लेकिन बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस हॉल हो गए, यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस होना शुरू हुआ। कॉन्फ्रेंसेस तो आपकी मानेसर में भी हो सकती हैं, दिल्ली में भी हो सकती हैं। जी, जो भंगड़ा या जो म्यूजिक हम यहाँ कर रहे हैं वो तो हम सब जगह कर सकते हैं, खाली जंगल में आके क्यों कर रहे हैं? तो जंगल में आके करना। जो टूरिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, वो फेल हो गया। शादी, अब ये डेस्टिनेशन मैरिजेस का चक्कर, आपने कहा ना कंज्यूमरिज्म का क्या, अब ये शादी जो है, इट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ, राइट। अब ये शादी कॉर्बेट में डेस्टिनेशन मैरिज हो रही है, और मैरिज हो रही है तो लोग घोड़ी भी चढ़ रहे हैं, और वो बाजा भी हो रहा है, और वो दुनिया भर के लाइटिंग्स भी हो रही हैं। अब हम जो है बेसिक डेस्टिनेशन से बिल्कुल डेविएट हो चुके हैं। यस, यस, अब कोई नेचुरलिस्ट को रखने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो एक बर्डन है। वो तो आके कहेगा कि साहब शाम को स्लाइड शो देगा, वो जंगल के बारे में बताएगा, टाइगर की वैल्यूज बताएगा, और थोड़ी देर के बाद महाभंगड़ा शुरू हो जाएगा। हम्म, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे साथ जो जी, हुआ। और फाइनली आज हम इस जगह हालांकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट जरूर मिला, लोगों को मतलब कोई और इंडस्ट्री यहाँ नहीं आ सकती थी सिवाय टूरिज्म के। लेकिन टाइगर की जो इम्पोर्टेंस है वो कम नहीं हुई। आज भी कोई अगर पीआईएल कर दे जाके कि ये जो रिजॉर्ट्स हैं ये डेविएट हो गए, तो वो फौरन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑर्डर पास करके वो उसको बंद कर देगा। इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, इसलिए लोग उसका फायदा ले रहे हैं। फायदा ले रहे हैं, हाँ, फायदा ले रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तो गवर्नमेंट के लेवल पे होना है ना, एग्जीक्यूटिव के हाँ, लेवल पे हाँ, होना। हाँ, कोर्ट तो अपने ऑर्डर पास कर देंगे, कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से तो पेड़ कटना नहीं चाहिए। अब मैं रामनगर एक फ्रूट बेल्ट है, ठीक। अब हाँ, रामनगर एक फ्रूट बेल्ट है जिसको हम लीची और आम का, कम से कम 40 आम के बगीचे और लीची के बगीचे कट गए, वहां कॉलोनीज बन रही हैं। ठीक ओ हो माय गया? गॉड, जी हाँ, बिल्कुल। ये सब चल रहा है। ये जबकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि साहब वो नहीं कट सकते, वहां पे 143 भी नहीं हो सकता है, वहां दाखिल खारिज भी नहीं हो सकता है, लेकिन वो हो गया, सब कुछ कोर्ट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट हो गया। तो ये कहीं ना कहीं हमारा मिसमैच है, और इसका सिर्फ पीछे कारण ये है कि जिस दिन हम इकोनॉमिक वैल्यू को किसी भी हाँ, और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वैल्यू से कम साबित कर दें कि टाइगर की फॉरेस्ट की वैल्यू इतनी है, और अगर आप यहाँ डेवलपमेंट करेंगे तो उसकी वैल्यू सिर्फ इतनी है, तो उस ये दिन काम वो है। बैलेंस हो जाएगा। दूसरा एक मैं जो कहता हूँ, बड़ा टूरिज्म का एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कुछ हो जाए, कि अगर आप रामनगर के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक तराई वेस्ट का फॉरेस्ट है, तराई वेस्ट जिसको पश्चिमी कहते हैं, तराई पश्चिमी, एक यस, कॉर्बेट टाइगर है, और एक रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन है। और इसमें जो है वो गांव भी हैं, कहीं सड़कें आ गई हैं, कहीं कुछ हो गया है। तो जो असल कॉन्सेप्ट वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का होगा वो ये होगा कि कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट हो अमूल के लाइंस पे, राइट, ओ, अमूल डेयरी वाला जो, ठीक। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, उसमें उसमें ये हो कि मेरे पास 5 एकड़ जमीन है तो मुझे कहा जाए कि तुम 2 कॉटेजेस बना लो, आपके पास 10 एकड़ जमीन है तो आपने 4 कॉटेजेस बना लिए अपनी अपनी जमीनों में, जो आपकी जमीनें। और उस फॉरेस्ट को हम वहां पर उस जगह कोई कल्टीवेशन ना करें, उसको हम लेट द फॉरेस्ट टेक इट ओवर बैक। लेट इट इसको ग्रो एज इट वांट्स टू, एज इट नेचुरली, वांट्स। जो नेचुरल रूट स्टॉक है वो तो पहले फॉरेस्ट से था ना यहाँ पे, ये तो पिछले यस, 50-60 साल में लैंड यूज चेंज हुआ है, ठीक है। यस, जब ये ग्रीन रिवोल्यूशन आया और ये सब हुआ, अब जो अब जो दो बायोलॉजिकल कमांड एरिया जिसको हम कहते हैं कि तराई वेस्ट का फॉरेस्ट और कॉर्बेट के फॉरेस्ट के बीच में फर्ज कीजिए कि 100 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ जमीन में फर्ज कीजिए कि 20 किसान हैं, उन 20 किसानों की एक कोऑपरेटिव बन गई। उस कोऑपरेटिव पे उन 20 किसानों ने सब मिला के कोई 40 कॉटेजेस बना दिए, और अपनी 100 एकड़ जमीन को उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया, कोई फसल नहीं उगा रहे। अरे गेहूं तो हम कहीं और से भी खरीद सकते हैं, हाँ, धान तो हम कहीं और से भी खरीद सकते हैं, ठीक बिल्कुल, है। इतना इतना धान और इतना इतना गेहूं जो है वो डुबाया जाता है ताकि उसकी प्राइसेस जो है कंट्रोल हो जाए, अदरवाइज नहीं डुबाया जाए। ये तो भारत हाँ, सरकार की हाँ, वो थी। तो जो वो टूरिज्म होगा उसे कहते हैं इकोसिस्टम फार्मिंग। मतलब अच्छा,
इकोसिस्टम फार्मिंग होगा तो जानवरों को वो रास्ता, जो उनके कॉरिडोर जो बंद हो गए हैं, वो खुल जाए। यस यस। आज भी जो इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं, जो कि डिस्कनेक्टेड फॉरेस्ट हैं, जो कॉरिडोर डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं, उनकी जो क्षमता है वो 10,000 टाइगर रखने की है कम से ओ कम, जबकि हमारे पास सिर्फ 3,000 करीब टाइगर्स हैं। अभी भी हमारे पास पोजीशन है कि हम इतने टाइगर बढ़ा लें, लेकिन ये अच्छा। सब चीजें करना पड़ेगी। अगर हमको टाइगर की इंपॉर्टेंस पता होगी तो टाइगर को इन आइलैंड्स में नहीं सेव करेंगे कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का एक आइलैंड है 1200 स्क्वायर किलोमीटर का, उसके बाहर अगर टाइगर आ गया तो फिर वो मैन ईटर या कैटल लिफ्टर डिसाइड होगा, और वो उसके बाद कई केसेस ऐसे हो चुके हैं। अभी तराई फॉरेस्ट, तराई वेस्ट में एक टाइग्रेस थी जिसने कई लोगों को इंजर किया ओ और फाइनली उसको फिर मारा गया। तो ये सब चीजें जो हैं वो, अगर इंटरकनेक्टिंग फॉरेस्ट होंगे और कॉरिडोर्स रीस्टैब्लिश कर दिए जाएंगे। देखिए आप, एक तराई आर्क लैंडस्केप है जिसको हम कहते हैं, जो कि कलेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हरियाणा के में है, सहारनपुर हरियाणा से लगी हुई, वहां से लेके और नेपाल तक एक कंटिगुअस फॉरेस्ट हुआ करता था, जो कॉर्बेट के थ्रू, सीतामढ़ी के थ्रू जी। इट वाज अ ये कॉरिडोर राइट? कॉरिडोर, ये बड़ा वाइब्रेंट फॉरेस्ट था। यहाँ तक कि इतना वाइब्रेंट था कि नेपाल में और दुधवा में, जो कि लखीमपुर खीरी, जो कि यूपी में टाइगर रिजर्व है, वहां पे नेचुरल एलिफेंट पॉपुलेशन नहीं थी। सारे के सारे हाथी राजा जी और कॉर्बेट से गए हैं वहां पर। यस। नहीं थे, ठीक हो गया। अब उस कॉरिडोर, उस फॉरेस्ट बीच में कहीं पर आईटीबीपी का डिपो बन गया, कहीं बहुत बड़ा हाईवे बन गया, कहीं पर रेलवे ट्रैक निकल गया, कहीं पर कोई और डेवलपमेंट हो गया, वो पूरा टूट गया कॉरिडोर। यस। वाइल्ड एनिमल्स को आप आइसोलेशन में कंजर्व नहीं कर सकते हैं। किसी दिन भी कोई बड़ा एपिडेमिक आ गया, कुछ ऐसा हो गया, अभी तो मनुष्य के साथ एपिडेमिक आया, फर्स्ट कीजिए, देखिए ये आ गया, इसमें कितनी हम जो है वो एहतियात कर रहे हैं, और ये अब तो हमें शायद लगता है कि अगले 2-3 साल तक इस कोविड-19 के साथ जीना ही पड़ेगा। और वैक्सीन अगर आ भी जाएगी तब भी, मतलब इन्फेक्ट होने का डर तो है ही ना। और अब देखें, अगर कहीं फर्स्ट कीजिए कुछ ऐसा एपिडेमिक आ गया, अगर टाइगर पॉपुलेशन पूरी वाइप आउट हो गई बिकॉज कि मनुष्य ने उनकी देखभाल नहीं करी, तो हम धर्म के भी खिलाफ हो गए और मनुष्यता के खिलाफ तो हुई है। इट विल बी, वो कहते हैं ना, खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी रक्षा ना करना, हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, बिकॉज फिर पूरा इकोलॉजी का बैलेंस बिगड़ जाएगा और देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। और जो ये इकोलॉजी का बैलेंस है, ये कोई ऐसा नहीं कि कल परसों में मालूम होना शुरू हो जाए, ये आने वाली जनरेशन को पता चलेगा। तभी तो कहते हैं मदर अर्थ जो है वो, अभी हम लोगों ने तो अपनी जिंदगी जी ली, चले जाएंगे, बहुत सारे 5-10 साल की लाइफ और होगी, लेकिन जो हम बच्चे पीछे पैदा करके छोड़ के जा रहे हैं, उनके लिए क्या धरती छोड़ के जा रहे हैं? एक बहुत क्रिपल्ड बहुत चैलेंजिंग, जिसमें पानी ना मिले, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, जिसमें सब कुछ हो। क्या फायदा जब हम छोड़ के वो चीज जा रहे हैं जिससे कि आपस में जंगे हो, लड़ाइयां हो। यस। डू वी सी एनी बेनिफिट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर किड्स राइट नाउ? नो। तो स्थिति बड़ी गंभीर है, और ये जब ही सब कुछ हो पाएगा जब हम अपने पॉलिसी मेकर्स को ये दिखा दें। और ये हर आदमी की जिम्मेदारी बनती है कि जितनी सिंपल से सिंपल लाइफ जिए। आप लोगों की मदद करेंगे, आपको बहुत खुशी हो, बहुत आप ज्यादा। अपने खाने में से। और यहाँ पे सिर्फ ये लोगों की मदद करने की बात है कि भाई हमारे पास एक घर है, काफी है, इससे ज्यादा घर की जरूरत नहीं है। अब देखिए वहां के यूरोप का क्या कल्चर है, 20-22 साल का हुआ, उन्होंने कहा भाई जाओ अपने। हमारा आज तक 40 साल का बेटा भी 40 साल का ही है, उसके लिए भी घर बनाना है, उसके बच्चों के लिए भी घर बनाना है, राइट? बिल्कुल ये सब के सब ये इम्पैक्ट जो है इसका, वो प्रकृति में पड़ता है। बिल्कुल। ये आप कल्पतरू के साथ मिलकर भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, है ना? मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, अभी वाइल्ड लाइफ के बारे में, इकोलॉजी के बारे में बहुत ज्यादा आपने बातें बताई, और बहुत बहुत रोचक और बहुत इंपॉर्टेंट भी थी ये बातें। जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो पेड़ काटे जा रहे हैं या पेड़ मर रहे हैं अभी, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है आने वाले समय में? ये स्थिति कितनी गंभीर है? क्योंकि क्या है ना, लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था, केप टाउन के अंदर एक वाटर बॉडी को, मतलब एक तालाब को, यस, जो साउथ अफ्रीकन आर्मी थी वो उसको प्रोटेक्ट कर रही थी। वो स्थिति अभी तक यहां पर नहीं आई है, लेकिन वो आ जाएगी, आज नहीं तो कल। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा विस्तार में बात करें आप। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो इकोलॉजिकल रिpercussions होते हैं किसी भी नेचर को डिस्ट्रॉय करने के बाद, उसमें आपके चाहे अर्थक्वेक्स हो,
चाहे फ्लड्स हो, चाहे ड्रॉट्स हो, ये सब उसके इंडिकेशंस हैं। कहीं पर बहुत तेज बारिश हो गई, कहीं पर बिल्कुल बारिश नहीं हुई, कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं सूखा पड़ गया। पूरे देश में हर साल ऐसे ही हो रहा है। ये सब इकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं उसके, जो हमारे सामने आ रहे हैं इस एक न एक शक्ल में। पहाड़ से सारी नदियां निकलती हैं, लेकिन पहाड़ में पानी की बहुत कमी है। अब तो आपका सब देखा हुआ है। हाँ हाँ, मैं जब वहां पर गया था गढ़वाल में, तो जी यमुना नदी को देखकर मेरे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। देयर वॉज अ जी प्लेस जहां पर मैं एक ब्रिज को क्रॉस करके गया, नीचे से यमुना नदी बह रही थी और वो सूखी हुई थी पूरी। आई वॉज हॉरिफाइड जब मैंने देखा वो तब। आप गंगा को देखिए रुड़की के पास, यानी मतलब निकल के हरिद्वार से थोड़ा सा, हम्म। हरिद्वार में तो क्योंकि वो थोड़ा सा जरा सैंक्टम सैंक्टोरम कह सकते हैं गंगा का, उसमें गंगा जी का। हम्म। अभी जब ये सरकार, पिछले कई सरकारें यूपीए से लेके और एनडीए तक, और अब ये प्रेजेंट सरकार, करोड़ों 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 रुपया खर्च कर दिया गंगा की सफाई के लिए, राइट। यस। तीन 3 महीने के लॉकडाउन ने गंगा को इतना साफ कर दिया, इतना साफ कर दिया कि वो सारे के सारे करोड़ रुपए बह गए। बिल्कुल। तो ये सब इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स तो हैं जो ये हमको दिखाई दे रहे हैं। जी जी। और कोई बता रहा देन था अगेन, मुझे कि हाँ, सहारनपुर से कोई 50 साल पहले पहाड़ दिखा करते थे, 3 महीने के लॉकडाउन में दिखना शुरू हो गए। यस, मैंने भी वो सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स देखे थे कि हिमालयन पीक्स सहारनपुर से दिख रहे हैं आपको। जी जी जी। हिमालयन पीक सहारनपुर दिख रहे हैं, बल्कि मेरे ख्याल से पंजाब में कहीं से, पटियाला से या कहीं और से भी वो हिमाचल के ऊपर की जो पीक्स दिखाई दे रही है, जब काफी डिस्टेंस है, वो ऐसा नहीं, वो कम से कम 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वहां से यस, पीक्स दिखाई दे रही थी दिखाई दे एज द रहे क्रो हैं, फ्लाइज। बिल्कुल। जी। तो ये सब इम्पैक्ट हमको साफ दिखाई दे रहे हैं, जो हम ये डिफॉरेस्टेशन करेंगे, पेड़ काटेंगे। अब जैसे आप कल्पतरू की बात कर रहे हैं, हम लोग इतने एक्टिव हैं, और बहुत हमने जो ज्यादा। फाइकस गार्डन क्रिएट किया, उसमें खैर के पेड़ हुआ करते थे ना। खैर की लकड़ी थोड़ी कमर्शियल भी होती है, उसका कत्था भी निकलता है, उसकी लकड़ी की वैल्यू भी। और हमारे सामने सामने, मतलब हम देख रहे थे, एक दिन पेड़ लगा है और दूसरे दिन आके देखा तो वो कट गया, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को यस। हमने बताया और कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं, और कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि इतना कमजोर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है कि अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 3-4 लोगों को अगर बंद भी कर दिया, तो 50 पॉलिटिशियंस के उनके पास फोन आ जाएंगे कि वो तो रिजर्व फॉरेस्ट में से काट लिया, कोई नहीं, हो तो उनका हक है, हुआ है, ये सब। तो मतलब ये कि बड़ी असहाय सी स्थिति है, और ये असहाय सी स्थिति जब तक हम इकोनॉमिक वैल्यू को अपने पॉलिसी मेकर्स के सामने नहीं डालेंगे कि ये इसकी वैल्यू है। शायद लोगों को सेंसिटाइज करना भी बहुत जरूरी है। पॉलिसी मेकर्स के लिए, उसकी आर्थिक वैल्यू बताना कि भैया ये देखो, ये करने से ये आपका नुकसान होगा, और लोगों को ये बताना कि आने वाले समय में क्या प्रॉब्लम्स आपको आएंगी जो डायरेक्टली आपके लाइफ को अफेक्ट करने वाली है। जैसे अगर पानी नहीं मिलेगा तो फिर हाउ विल यू लिव। बिल्कुल 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 बिल्कुल, एग्जैक्टली, ये सब चीजें वही वही समझ रहा है। तो जो ये कल्पतरू का जो मिशन है ना, वो पेड़ लगाने के साथ साथ, जो एक रामनगर से छोटे से शहर में, जहाँ पे पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, कोई रिटायर्ड टीचर हैं, कोई सरकारी नौकरी में है, जी कोई जी। एंटरप्रेन्योर है, कोई स्टूडेंट है, ये सब लोग मिलके, अब इससे क्या हो रहा है कि एक मैसेज जा रहा है। अब रामनगर में कल्पतरू के बारे में लोगों को पता चल रहा है, अब कल्पतरू के लोगों को बड़ी इज्जत से देखा जा रहा है। ये पेड़ ओह। लगा रहे हैं, ये लगा ही नहीं रहे, ये खाली लगा ही नहीं रहे, लगाते तो बहुत है, ये तो उस लगे हुए पेड़ को ग्रो करके 4 साल तक अपने हाइट के बराबर बढ़ा के छोड़ के जाएंगे। यस, जो इतने बहुत दिनों से मेहनत हमने का काम कितने, होता है। बहुत मेहनत का काम होता है पेड़ लगा के। कल्याण रावत साहब का नाम सुना होगा, जिनको अभी पद्मश्री मिला है। जी वो एक स्कूल में टीचर थे जिन्होंने मैती आंदोलन स्टार्ट किया। अब क्या जी। मैती आंदोलन है, क्या जबरदस्त सोच है। वो अपने स्कूल में बैठे थे बच्चों के साथ, श्रीनगर गढ़वाल साइड में कहीं, ये सरकारी लोग आए, उन्होंने पेड़ लगाए बहुत सारे, और गड्ढे वड्ढे खोदे, और वो सामने के जंगल में लगा के चले गए। उसके बाद कोई लौट के ही नहीं आया, और उन्होंने देखा कि वो पेड़ मरना शुरू हो गए, और उन्होंने अपने जो विद्यार्थी थे उन सबके साथ उन पेड़ों को करना शुरू करा। और फिर उनके दिमाग में एक सोच आई, ये मैती आंदोलन उन्होंने जो स्टार्ट किया, कि हर शादी, जो लड़की की शादी होती है, अच्छा, पहाड़ यस। में एक माँ का बेटी से जो ताल्लुक होता है, बेटी के जाने के बाद माँ बड़ी अकेली रह जाती है, क्योंकि उसी बेटी के साथ जंगल भी जाना है, पानी भी लेने जाना है, चारा भी लेने जाना है, डंगरों को लेके भी जाना है। तो ये एक रिलेशन है माँ और बेटी का, ये बड़ा इमोशनल और सेंटिमेंटल रिलेशनशिप है। और जब बेटी जब अपने
चली जाती है तो उनका पेड़ कैसे बचाया जाए। पहाड़ में तो पेड़ ऐसे बचेंगे कि इसको उन्होंने इस सेंटिमेंट से जोड़। अब कोई भी लड़की की शादी होती है तो वो पेड़ लगाती है, वो माँ अपने जिंदगी में रहते रहते उस पेड़ को सूखने नहीं देगी क्योंकि उसकी बेटी का लगाया हुआ है। हाँ, बेटी का लगाया हुआ है। ये जो आंदोलन है ये कोई 13 तो देशों ने इसको इख्तियार कर लिया, ठीक, अडॉप्ट कर लिया। यस, अभी हमारे उन बेचारों को पद्मश्री कब मिला है? जब उस आंदोलन के शुरुआत के कोई 15-20 साल के बाद। बिल्कुल ठीक हो गया। और ये हमारी स्टेट्स को अडॉप्ट करना चाहिए, ये सारी स्टेट्स को, पूरी कंट्री के अंदर ये हो जाना चाहिए कि शादी होगी तभी होगी जब एक पेड़ लगाओगे। बिल्कुल बिल्कुल आप देखें कितनी तेजी से आपके पेड़ बढ़ेंगे और वो होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इमरान जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द टाइम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। और जरूर मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका जो ज्ञान है एनवायरनमेंट को लेकर और जो वाइल्ड लाइफ है उसको लेकर, इट इज अनलिमिटेड। और सबसे अच्छी चीज ये है ना कि आप एक पीएचडी स्कॉलर की तरह बात नहीं करते हैं। यू सिंप्लीफाइड इट। आपने इतना सिंपल कर दिया कि कोई भी अगर लेमन भी उसको सुन लेगा तो वो समझ जाएगा कि यार इन चीजों का महत्व क्या है और इनको कंजर्व करना क्यों जरूरी है। we'll be doing a series very soon. I'm also planning to talk to Mehti जी, जिनका आपने जिक्र किया। उनके साथ भी बातचीत होते रहती है, उनकी भी बातें ऐसी होती है, बहुत बहुत सिंपल होती है। हिमालय के बारे में बड़े प्यार से बात करते हैं वो। उनका हिमालय के बारे में जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा है। And then of course we'll be continuing with a lot of other people. Thank you so much for giving us time, and if you have anything else to say, we would like to continue or we will stop it. मैं समझता हूँ ज्यादातर चीजें मैंने दे दी, पर मैं, हाँ, जितने लोग भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं वो आज से ये अहद कर लें, मतलब एक संकल्प कर लें कि हमको बहुत सिंपल सी लाइफ जीनी है और दूसरों की मदद करनी है। उसका जो आनंद है एक सिंपल लाइफ जीने का। और जो देखे ना, गांधी जी का जो हमारे पास एक कैरेक्टर है, सुपर। आप देखिए ना, वो क्या लाइफ थी, मतलब सब कुछ छोड़ के आए थे। वो तो बैरिस्टर थे, इंग्लैंड में पढ़ाई लिखाई हुई थी, लंदन में उनकी। अगर उन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए होते तो शायद वो आज जने कहाँ, मतलब वो बहुत पैसे वाले, लेकिन उन्होंने क्या सिंपल लाइफ जी और जी के हमको आजाद करवाया। और हमारे, मतलब वो गांधी जी वाली सोच हमारे अंदर कब आएगी? बिल्कुल बिल्कुल वही, बस आप सब लोग सिंपल लाइफ जीना शुरू कर दें। मेरा काम मोटरसाइकिल से चल सकता है, साइकिल से चल सकता है, पैदल जाने से चल सकता है। एक घर में आप 2 कमरे, 3 कमरे, 4 कमरे, या एक घर के ऊपर आप घर के बनाए चले जा रहे हैं। बड़ा तारीफ होती है कि साहब रिलायंस वालों ने इतना वो कर दिया, अपना जो उनका मकान है वो मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस इन द वर्ल्ड। क्या हो रहा है, वो उसका क्या कर रहे हैं, कितना क्या करेंगे? बस खाली वो लाइफस्टाइल ही तो है। एक हमारे सामने जेआरडी टाटा साहब भी, या एक हमारे सामने रतन टाटा भी है, किराए के मकान में रहते हैं आज भी। वो बहुत छोटा सा मकान है उनका। वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उन्होंने कहा था किसी से, हम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उन्होंने देश के लिए क्या नहीं किया। बिल्कुल, वो तो है। तो ये सब हमारे सामने खुली एग्जाम्पल्स हैं। और हर आदमी अगर ये करना शुरू कर दे, देश आज हमारा कहाँ पहुंच जाएगा, कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे हम। हाँ, अब हम विश्व गुरु हम जब ही बनेंगे जब हर देश का नागरिक विश्व गुरु बनने की जिम्मेदारी खुद लेगा। ये बात तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इट वाज सच अ प्लेजर। आप इंजर्ड हैं, आपने फिर भी टाइम दिया हमको। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इमरान जी। थैंक यू। थैंक यू।